हमारे इस महाविद्यालय परिवार पे सदैव शिरडी के साई समर्थ की कृपा बरसती रहती है। स्वयं हमारे इस महाविद्यालय प्रांगण में वो निवास कर हम सभी को अपने आशीर्वाद से आशीर्वादित करते हैं। बगैर उनके नाम के हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करते हैं। ऐसे में मैं आह्वान करूंगा इंटर की छात्राओं को कि वो आए और अपने गीत के माध्यम से शिरडी के साई समर्थ की प्रार्थना करने का कष्ट करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे साईं, करते हो मेरे साईं, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव है लेकिन विद्यालय की परंपरा भी निभानी है। हमारे इस महाविद्यालय की परंपरा अपने अतिथियों के स्वागत ईश्वर की तुलना में करने की सदैव से रही है। बहुत समय न लेते हुए मैं अपने अतिथियों के स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा छात्राओं को कि वो आए और हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत है मान्यवर का अर्पण सुमन चमन के। स्वागत है मान्यवर का अर्पण सुमन चमन के। स्नेहिल सुरभि
साईं समर्थ को प्रणाम कर आज मैं अपने साकेत परिवार की ओर से माननीय सुमित पवार जी अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी पदाधिकारियों और सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज शायद प्रभु की बहुत असीम अनुकंपा थी कि मैं पुनः यहाँ पर हूँ। संयोग से कुछ ही दिन पूर्व 23 अक्टूबर को सीवियर हार्ट अटैक के कारण मुझे भर्ती होना पड़ा था और आज मैं पहला दिन है जब मैं बच्चों के सामने हूँ, क्योंकि हमारे बीच में हमारे तो मैंने निर्णय किया कि मैं निश्चित रूप से चलूँगा और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज को चुना। माननीय आपको आज कष्ट हुआ क्योंकि मुख्य द्वार पर नाला बन रहा था और अप्रत्याशित रूप से थोड़ा सा उसने जल्दी इस चक्कर में कि मैं चौड़ा रास्ता बना दूंगा, उसने मिट्टी गिरा दिया जिससे आपको असुविधा हुई। इसके लिए हमें अंदर से कष्ट है, लेकिन ये इसकी भावना यही थी कि हम अच्छा चौड़ा मार्ग दे सकें, शायद संभव नहीं हो पाया, इसके लिए हमें कष्ट है। संविधान दिवस पर हम लोग शायद ये जान ही नहीं पाए, हमारे बच्चे भी नहीं जान पाते हैं कि संविधान कैसे बना, कैसे लिखा गया, क्या हुआ इसके पीछे। बच्चों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान अकेला संविधान है जो पांडुलिपि के रूप में है और हस्तलिखित है। ये हस्तलिखित संविधान किसने लिखा, ये भी अपने में महत्वपूर्ण है। जिस समय ये बन के तैयार हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये निर्णय किया कि इसको हाथ से लिखवाया जाए और उस समय के जो प्रसिद्ध लेखक थे जो अपने हाथ से लिखने में मशहूर थे, श्री प्रेम बिहारी सक्सेना जी को इस बात के लिए चुना गया और पंडित नेहरू उनके घर गए और उनसे कहा कि हमारे देश का संविधान तैयार है और इसको आप अपने हाथों से लिख दीजिए। इसके लिए जो भी शुल्क होगा मैं भुगतान करूंगा, भारत सरकार भुगतान करेगी इसका। सक्सेना जी का उत्तर था कि इसके लिए मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा और ये संविधान मैं अपने हाथों से लिखूंगा। इसको लिखने में 6 माह का समय लगा। 251 पृष्ठ इसके लिए पेज आए इंग्लैंड से, 432 पेन होल्डर्स आए, 300 पेन आई, 300 निब आई चेकोस्लोवाकिया से और 6 महीने में यह संविधान लिखा जा सका। बाद में यह हुआ कि इसके बगल बगल जो खाली जगह है इसको कौन भरेगा। इसको भरने के लिए उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान शांति निकेतन में संपर्क किया गया और नंदलाल बोस जी ने अपनी सहमति दी कि अपने शिष्यों के साथ इसकी पूरित करेंगे। और क्या पूरित करेंगे आप समझिए। उन्होंने इस पर जो चित्रकारी की उसमें रामायण, महाभारत, यहाँ पर कौन कौन सी नृत्य कलाएं चलती हैं, कौन सा भोजन होता है, क्या पैदा होता है, क्या ज्योग्राफिकल पोजीशन है और हमारी सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को उसमें चित्रित किया गया है। ऐसे इस महान संविधान को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को पूर्ण करके रखा गया। फिर इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इस संविधान सभा के जितने सदस्य थे सभी ने मिल करके ये संविधान सभा के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथों से समर्पित किया है और वही चित्र इस पर हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हर्षित श्रीवास्तव जी ने आज के बैनर में इसको सम्मिलित किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये जाने कि हमारा संविधान क्या विशेषताएं रखता है और आज इस संविधान दिवस को मना करके हम लोग ये मान गए कि हम एक जानेंगे कि संविधान क्या है। मैं बच्चों से चाहूंगा कि इसके ऊपर नेट में सर्च करें, संविधान के बारे में पूर्ण जानकारी करें और जो पॉलिटिकल साइंस की HOD और हमारी वाइस प्रिंसिपल है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पर एक क्विज जरूर कराएं ताकि संविधान के विषय में हमारे सारे बच्चे पूर्णतया जाएं।
कि संविधान क्या है, ये केवल एक औपचारिक दिवस बना करके प्रकरण समाप्त न हो जाए। मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं और इन सब के साथ जय हिंद, जय भारत। It's a very big day as we visualize the celebration of National Constitution Day. It is celebrated in India on every 26 November to commemorate the adoption of the Constitution. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India had adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950. Our Constitution is not merely a document of laws. It is the vehicle of right. Spirit has always been a spirit of a religion. When we talk about our Constitution, we remember Dr. B.R. Ambedkar, who is a very Dr. B.R. Ambedkar. And when we talk about our Constitution, we remember Baba Saheb Ambedkar. Both are inseparable. Our Constitution has given many fundamental rights to the citizens of India. The rights are as follows: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and the right to constitutional remedies. Today, these students of Saket Girls Inter College are presenting these fundamental rights in front of you. I hope you will enjoy it and will appreciate our efforts. So, the first right is right to equality. Let's see, is it applicable in our life or not? Right to equality. Hi and welcome everyone to the foundation channel of Physics Wala. Sir, Mom, can you give me 3,000 rupees? Our school conducted a trip of Nainital. 3,000 rupees you are not getting there. Mom, please give me a 3,000 rupees. Our school is conducting a trip of Nainital. Okay, my child, I am giving you 3,000 rupees. Thank you, Mom. But why? Mom, this is partiality. Because he was boy and you were a girl. This is not allowed. Mom, you are wrong. You cannot do this. I have right to equality. Sorry, I am also giving you 3,000 rupees. Thank you. No one could be ever discriminated by their gender, caste, and religion. Everyone has their equal rights. Now, next right is right against exploitation. Let's see, is it applicable in our life or not? Right against exploitation. Balloon, balloon, balloon. Balloon, balloon, balloon. Different color balloon. One for only 5 rupees. Balloon, balloon, balloon. Ma'am, please buy one balloon. No, I want anything at a side. Ma'am, only one.
doing at this time? You should be at school and you should be studying. Ma'am, I do not go to school. My father really say me to sell this balloon. Where is your father? I want to meet him. Okay, ma'am, you can come. I will. Dad, someone meet. Who's that? I don't know. I want your time, but I don't forgot. I want my father time, who is she is of the balloon. He is my son. I will make him do whatever I want. Who are you? Tell me. I am a good sailor. I am a religious good citizen. I am a good citizen, and according to the fundamental rights against incest, illegal, and under age 18 years. Do you want to go to school? Yes, Dad, I want to go to school. Sorry, ma'am. I will send him to school from tomorrow. Sorry. Yes, Gauravi is right. Our constitution prohibits human trafficking, forced labor, and employment of children under 14 years of age, and it is actually very wrong. So, the next right is cultural and educational right. Let's see, is it applicable in our life or not? माइक ट्रांसफर कर दिया है। Cultural and educational right. Hi Priya. Hi, Varun. What are you doing nowadays? I'm fine. You know, I just set up my social college. What type of college is this? All type of modern education into the culture. We're teaching about the volleyball station. But you know that India is a secular country. We need to show that people are answering the questions. Yes, I know India is a secular country, but because constitution is the constitution says that the minorities in the education. Okay, fine. Best of luck for your college. And religious can develop their own educational institution. Now, the next right is right to freedom of religion. माइक ट्रांसफर कर दिया है। Right to freedom of religion. Hi, Ishka. I want to adopt Christianity. What's your opinion about that? What are you saying? You want to adopt about Christianity? What happened, Anushka? Why are you so shocked? See, what is she saying? She want to adopt about Christianity. What? Are you going nuts? What will society think about you? But what are the wrong? I just want to adopt Christianity. It's our fundamental right. Yes, religious freedom is provided to all the citizens of India, and every person has right to practice their own choice of religion. And so the next right is right to freedom and the right to constitutional remedies. Right to freedom and right to constitutional remedies. और इधर आ जाओ। He have great qualification. He is completely eligible for this job. Yes, he is. But let's first ask his caste. So, attitude, what caste do you belong to? Ma'am, I am a Dalit. Sorry,
but we don't hire a lower caste employees in our company. Ma'am, but we don't have any right to discriminate with just because of us. We have our own rules. Ma'am, but this is wrong. I will file a case against you in the court. Dalit are just job just because she is Dalit. Objection, my lord. It is a private company. It has their own rules. But according to my client, her right to freedom, my client, her right to adopted. So, after hearing the witnesses of both sides, the court has taken its final decision. The court has decided that the company has to give this dog to Mr. Advait and send an apology to him for his discriminative behavior. The court is adjourned now. Yes, a correct decision. Everyone has their right to say, and if there has discriminative behavior, they can come to court and adjust their problems. Now, when it comes to constitutional remedies, it allows the constitution of a country to move to court if he or she feels that his or her right has been violated by the state. We have shown you here main 6 fundamental rights, but there are many fundamental rights. Our main motive of this skit was to obey and implement this in your life as a responsible citizen. Thank you. Thank you, everyone. स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। इसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। इसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी
Constitution Day. A very good morning to one and all present here today on this auspicious day. This day is very highly remarkable in our Indian history. This day is very highly remarkable in our Indian history. This on 26 November we celebrate the Constitution Day in India. This day in the year 1949 the Constitution Assembly first adopted the National of Constitution declared of the Constitution Day. When the foundation equality laid in Mumbai on October 11, 2015. Then announcement of Celebrities Day was made by PM Mr. Narendra Modi. Later November 20, Indian government officially declared the 26th November as Constitution Day. We called this Samvidhan Divas. Few points for Indian Constitution. The Constitution is super law in our country. Second, Indian Constitution was completely designed by hand by Mr. Prem Bihari Narayan Rai Chadha. Our Constitution gives us 6 fundamental rights. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, right to freedom of religion. Fourth, right against exploitation. Fifth, cultural and educational rights. Sixth, right to constitution remedies. Thanks to one and all present here today listening to me. श्रुत्वा तु भवदीय कीर्तिं कर्णान तृप्तो नाचक्षुषीणे तयोर्विवादेन परिहर्तु कामः समागतोऽहं तव दर्शनाय। सर्वप्रथम अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। मम नाम कौशिकी पांडेय, अहम स्नातक द्वितीय वर्षीय छात्रा अस्मि। सर्वप्रथम सर्वेभ्यः संविधान दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। 1949 तमस्य नवंबर मासस्य षड्विंशति दिनाङ्के भारतस्य संविधानं पूर्णरूपेण निर्मितः अभवत् एवं स्वीकृतम् अभवत्। अतः अयं दिवसः संविधान दिवसः इति कथ्यते। अस्मिन् दिवसे अस्मात् भवान् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्ररक्षार्थ राष्ट्रसेवार्थ च प्रयासम् अकरोत्। भारतीय संविधानं प्रस्तावना। वयं भारतस्य जनानां भारतं सम्प्रभुता सम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समाजं नागरिकांशं सामाजिकं आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायां स्वतन्त्रता प्रतिष्ठाय अवसरस्य च समतां प्राप्यतुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतया अखण्डतया सुनिश्चितं बन्धुता भवति। अस्माभिः सर्वे भारतस्य एकता अखण्डता च रक्षणीया भवति। अस्माभिः सर्वे भारतीयनागरिकाणां मूलभूत कर्तव्यम् अधिकारं च पालनं करोति। अयं दिवसः इतिहासे स्वर्णाक्षरम् अंकितः। भारतस्य संविधानं विश्वस्य सर्वेषु संविधानं वर्तते। अस्मिन् संविधाने भारतीयनागरिकाणां मूलभूताधिकारं नागरिकाणां समानता न्याय स्वतन्त्रता च प्राप्ता भवति। पैषा कमलं कमलेन पयाः पैषा कमलेन बिभाति शराः मणिना वलयं वलयेन मणिना वलयेन बिभाति कराः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया
चालक लीगल एड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा बीएड से कौशिकी सिंह। थैंक यू सर। धर्म और जाति की इस लड़ाई में बस इंसानियत रहनी चाहिए। धर्म और जाति की इस लड़ाई में बस इंसानियत रहनी चाहिए। हम और आप कहीं भी रहें, बस संविधान की आहट रहनी चाहिए। माननीय मुख्य अतिथिगण, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण, उपस्थित सभी विद्वत जन एवं शिक्षार्थी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कौशिकी सिंह है और मैं बीएड विभाग की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज संविधान दिवस के इस अवसर पर मुझे अपनी बात रखने का और कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। श्रोताजन, जब भी हम संविधान की बात करते हैं और भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे संविधान का नाम ले रहे हैं जिसको विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का दर्जा प्राप्त है। एक ऐसा संविधान जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों की बात करता है। एक ऐसा संविधान जो समता और समानता को साथ लेकर चलने की बात करता है। एक ऐसा संविधान जो धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा संविधान जो हर एक भारतीय का नेतृत्व करता है। एक ऐसा संविधान जिसको अपने हाथ से तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन जो हर एक भारतीय के द्वारा बनने का दावा करता है। एक ऐसा संविधान जो हर एक भारतीय को अपना और स्वयं को हर एक भारतीय का बताता है। हमें गर्व होता है अपने देश पर, हमें गर्व होता है इस देश के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान पर, जिसे हम बहुत गर्व से अपना संविधान अर्थात भारतीय संविधान कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान को बनने और बनाने की प्रक्रिया क्या है? मुझसे पहले आए हुए शिक्षार्थी और वक्ताओं ने आप सभी को संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया, परंतु आज मैं कहानी के माध्यम से एक टाइमलाइन के थ्रू होते हुए आपको संविधान और संविधान सभा के गठन की कहानी बताना चाहती हूँ। उस शुरुआत से लेके चलेंगे साल 1895 से लेके चलते हैं। तो बात थी साल 1895 की। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज बिल को लॉन्च किया और स्वराज बिल में उन्होंने पहली बार संविधान सभा की बात की। उन्होंने बोला कि हमारे विश्व, हमारे भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए और जिसको बनाने के लिए हमें संविधान सभा का गठन करना होगा। लेकिन एक ऐसा दौर था जब भारत को सिर्फ आजादी चाहिए थी और उस वक्त हम आजादी पाने के लिए इतने तत्पर थे कि हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ, हमें संविधान भी बनाना चाहिए। धीरे धीरे बहुत सालों बाद आया 1934 में स्वराज पार्टी के एम.एन. रॉय जी ने दोबारा संविधान सभा के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि अब हमें नितांत जरूरत है एक संविधान बनाने की और जिसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, जो समय की बहुत फेमस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने उस वक्त भी इस बात को नहीं माना। लेकिन 3 साल बाद ही कांग्रेस को ये समझ आ गया कि नहीं, अगर हमें अपने देश को आजाद करना है तो हमें एक संविधान बनाना होगा जो भारतीयों के लिए काम करे, क्योंकि हमारे जो भी कानून थे, जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, हम उसी के बेसिस पे वर्क कर रहे थे जो अमेरिका के लिए थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए थे। फिर 1937 में अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमें संविधान सभा का गठन करना होगा। लेकिन एक्सेप्ट करने में और अप्रूव करने में डिफरेंस होता है। इस बात को अप्रूव करने में उन्हें 2 साल और लग गए। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात के लिए मान गई कि हाँ, हम इस बात पे अप्रूव करते हैं कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे।
धीरे धीरे 1939 में, जैसा आपको पता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम अपनी बात अंग्रेजों को समझा पाते या अंग्रेज हमारी बात समझ पाते। लेकिन जैसे तैसे हमने अपनी बात अंग्रेजों से कही और 1942 में अंग्रेजों ने हमारे दबाव को देखते हुए एक क्रिप्स मिशन लॉन्च किया। उस क्रिप्स मिशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसका एक पॉइंट ये था कि अंग्रेज इस बात पर मान गए कि हाँ, हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन कर देंगे, एक ऐसी संविधान सभा जो आपके लिए संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन अंग्रेजों ने भी इस बात को सिर्फ कहा था, माना नहीं। उन्हें इस बात को मानने में 4 साल और लग गए और आया ईयर 1946। 1946 में एक कैबिनेट मिशन लॉन्च हुआ, जिसके थ्रू 3 ब्रिटिशर्स को इंडिया भेजा गया, जिसमें थे अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड और लॉरेंस। इन तीनों को इंडिया भेजा गया ये चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में भारतीयों को किसी संविधान या संविधान सभा की जरूरत है। जब ये तीनों भारत आए और उन्होंने यहाँ के लोगों का प्रेशर देखा, यहाँ के लोगों को देखा, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, भारतीयों को एक संविधान की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बट अब ब्रिटिशर्स भी इस बात को मान गए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो थी वो यही थी कि संविधान बनाएगा कौन, और अगर संविधान सभा बनाएगी तो इन संविधान सभा का गठन कैसे होगा। क्योंकि ये उस वक्त के भारत की बात है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे, हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था। अंग्रेजों के उस कैबिनेट मिशन के मेंबर्स ने ही फिर ये सजेशन दिया कि आप एक इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाइए, और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में हर 10 लाख में से एक व्यक्ति को चूज कीजिए। तो ये शुरू हुआ और हमने एक इनडायरेक्ट इलेक्शन को कंडक्ट कराया, जिसमें हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 लाख मेंबर्स में से एक मेंबर को चुना एज अ रिप्रेजेंटेटिव। और टोटल हमारे पास पूरे भारत के 389 मेंबर्स हुए। 389 इलेक्टेड मेंबर जो लोगों के द्वारा ही चुने गए थे, जो अपने आप नहीं आए थे। उन 389 मेंबर्स में से भी डिवीजन था। 292 मेंबर्स जो हमारे पास थे वो ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया से आए थे, मतलब वो क्षेत्र जिसको ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाइड किया था। 93 मेंबर्स जो हमारे पास थे वो प्रिंसली स्टेट से आए थे, क्योंकि उस वक्त भी महाराजा और राजा का आधिपत्य था, तो जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा था। और 4 हमारे पास ब्रिटिश के जनरल्स थे जो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए थे। तो इस तरीके से 1946 में हमारी संविधान सभा के इलेक्टेड मेंबर्स बनके तैयार हुए। 9 दिसंबर 1946 को इन सभी को बुलाया गया न्यू दिल्ली के सेंट्रल हॉल में फर्स्ट मीटिंग को हेल्ड कराने के लिए। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी, जिसमें सब आए थे एक्सेप्ट मुस्लिम लीग के सदस्य। मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं आए क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमने एक टेम्परेरी चेयरपर्सन को चुना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई, जिसमें हमने परमानेंट मेंबर को चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। बस इसी के साथ ही 11 दिसंबर 1946 को ही हमने एक और सदस्य को चुना था, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के एडवाइजर मिस्टर BN राव जी। एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है, जिसके बारे में हमें और आपको बहुत कुछ जानना चाहिए, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम BN राव जी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। और क्यों जानना चाहिए ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। एडवाइजर हमारे चुन लिए गए BN राव जी। फिर आया 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को प्रेजेंट किया संविधान सभा में। अब ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का मतलब था ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं भारतीयों के लिए, उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। क्योंकि हम हर टॉपिक को लेके तो संविधान नहीं बना सकते, हमारा कोई मेन एम होना चाहिए, और वही मेन एम हमने अपने प्रेमबल में लिखा भी है कि हमारा उद्देश्य यही था संविधान को बनाने के लिए।
उस उद्देश्य की बात उन्होंने की, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 389 मेंबर्स थे, तो किसी एक की बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना पॉसिबल नहीं था। तो 22 जनवरी 1947 मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर 22 जनवरी को जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, संविधान सभा के मेंबर्स थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये सही है और हम इसी के बेसिस पे अपने संविधान सभा का निर्माण करेंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो BN राव जी जो एडवाइजर थे, उन्होंने ये सजेशन दिया कि संविधान का निर्माण ऐसे नहीं होगा, हमें संविधान सभा को छोटी छोटी कमिटीज में डिवाइड करना होगा। और हमने डिवाइड किया, एडवाइजरी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, ऐसे बहुत सारी कमिटीज में हमने डिवाइड किया और उन हर कमेटी के एक हेड थे। लेकिन इसी बीच, क्योंकि बात ही 1947 की है, इसी बीच 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हमने स्वतंत्र भारत को देखा और इसके साथ ही साथ पार्टीशन हो गया, मतलब जो 389 मेंबर्स हमारे पास थे उनका पार्टीशन हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था उसमें डिवाइड हो गया, मतलब हमारे मेंबर्स कम हो गए और अब हमारे पास मेंबर्स बचे 299, मतलब अब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो थे 299 और हमें इन मेंबर्स को लेकर अपने संविधान का निर्माण करना था। तो निर्माण स्टार्ट होता है और BN राव जी और उनके टीममेट्स जो कि एडवाइजरी कमेटी के हेड थे, उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया। हम कहते हैं, हम अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने ये रशिया से अडॉप्ट किया है, ये USA से अडॉप्ट किया है, ये UK से अडॉप्ट किया है। इस अडॉप्टेशन का रीजन ही ये है कि हमने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया था। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद BN राव जी और उनके टीममेट्स ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको हम नाम भी देते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 293 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल होने चाहिए। ये पहला ड्राफ्ट था। अब इस ड्राफ्ट को रिवाइज करने की जिम्मेदारी हमने बाबा भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी को दी। जब बाबा भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ड्राफ्ट को रिवाइज किया तो उन्होंने इस बात को प्रेजेंट किया कि हमारे पास आर्टिकल्स और शेड्यूल्स जो आए हैं वो ठीक है, पर हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और हमें 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल को प्रेजेंट करना होगा। अब ये 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, इस ड्राफ्ट को पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इस डिस्कशन को 2 साल लग गए, मतलब 1947 से लेकर 1949 तक ये ड्राफ्ट चला। 3 बहुत लंबे डिस्कशंस हुए और इन डिस्कशंस के बीच में ऐसा नहीं था कि सिर्फ संविधान सभा के लोग डिस्कशन करते थे। इस डिस्कशंस के बीच में कुछ फोटोकॉपीज ड्राफ्ट की पब्लिश हुई, लोगों को दी गई। वो लोग जो मेंबर्स तो नहीं थे हमारी संविधान सभा के, पर बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत एजुकेटेड थे, उन लोगों ने उस वक्त इसको रीड किया, अपनी राय दी और जो चेंज उन्होंने बताया उस चेंज को हमारी संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया और चेंज लाया। और ऐसे आया दिन 26 नवंबर 1949 को, जब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनके तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन एक संविधान को बनाने में लगे, जिसे अपने हाथ से इटैलिक कैलीग्राफी में मिस्टर प्रेम बिहारी नरेन रायजादा जी ने लिखा, जिसके लिए उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे और मेरे टीममेट्स का नाम इस पे होना चाहिए और कोई शर्त नहीं थी। एक ऐसा संविधान जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, विश्व में रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कॉपी हमने बहुत सारे देशों से अडॉप्ट की, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, DPSP सबकी बात करते हैं और हमने अलग अलग जगह से इसे अडॉप्ट किया। ऐसा संविधान जिसपे हम, आप और हम सब गर्व करते हैं। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन बैठक अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949, हम ये बोलते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, लेकिन 26
नवंबर को हमने 16 आर्टिकल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 16 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया था। मतलब 16 आर्टिकल लोगों पे लागू होने लगे थे और उन 16 आर्टिकल्स को लेकर लोग बहुत खुश थे और उनको ये पता चल गया, एक प्रिंट लोगों को पता चल गया कि क्या था, कैसा है हमारा संविधान। उसके बाद भी उसमें कुछ चेंजेस किए गए और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, जिसे हम और आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबसे आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि मैंने आप सबको एक जर्नी ट्रेवल कराई, कोशिश की कि आप सबको उस जर्नी पे ले जाऊं कि जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, जिस संविधान दिवस को हम मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उस संविधान दिवस को मना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता हो कि वो संविधान बना कैसे और वो संविधान किसके द्वारा बना है। एक ऐसे देश में रहना जिसका संविधान इतना बड़ा हो, जहाँ पे हर एक मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक व्यक्ति, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी ट्राइब से हो, किसी भी शेड्यूल से हो, किसी भी जेंडर से हो, उसकी रिस्पेक्ट को करना ये अपने आप में गर्व की बात है। लेकिन सिर्फ संविधान या संविधान सभा ऐसी होना गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तब होगी जब हम और आप इस संविधान सभा में लिखी गई, चाहे वो फेडरलिज्म की बात हो, चाहे वो सेकुलरिज्म की बात हो, इन बातों को मानेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इसकी जरूरत को समझेंगे। जब हम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो हम इसके एक्शन, इसके वर्क्स को समझ पाएंगे। हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की, अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे पास क्या अधिकार है। हमें फंडामेंटल राइट्स मतलब अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा, और जिस वक्त हम ये समझ जाएंगे उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपने संविधान दिवस को सच में मनाया है। संविधान दिवस को मनाने का मतलब ये नहीं है कि 26 नवंबर को हर साल बैठिए और संविधान के बारे में कुछ बोलिए। संविधान दिवस को मनाने का ये मतलब है कि अपने संविधान में लिखे गए अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का पालन करना सीखिए। थैंक यू। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बीए विभाग की कौशिकी सिंह उपस्थित थी। वास्तव में उन्होंने अध्ययन किया था, एक प्रखर वक्ता के रूप में इस महाविद्यालय में जानी जाती है। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने इस महाविद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री हर्षित श्रीवास्तव जी का आह्वान करता हूँ, कृपया मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। श्री हर्षित श्रीवास्तव जी।